बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी हालात में इस वक्त अगर देखा जाए तो बाहमी तौर के ऊपर इश्तराकियत कितनी दिखाई देती है, उसमें इख्तलाफात कितने दिखाई देते हैं, ये एक अहम मौजू बन चुका है। ऐसे वक्त में कि जब हमें बावर करवाना है मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर कि हम एक कौम हैं और एक मजबूत कौम है और किसी भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में अमन की राह में रुकावट हैं और रखना फैलाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम बावाज़े बुलंद ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे अमन के रास्ते में अगर कोई आएगा तो हम मुत्तहिद होकर उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स या तमाम तबका हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो पैगाम दे रहे हैं? ये एक बुनियादी सवाल। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी मंजरनामे में जो इंडिकेट किया जा रहा है, जो इस वक्त इंडेक्स अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो बेहतरी या कमी या एतदाल वाली सूरत हाल है, उसके अंदर कितने मुस्तकबिल करीब के अंदर इम्कानात बेहतरी के हैं या कमज़ोरी के हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। और इस मौके के ऊपर ये भी बात की जाएगी कि पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है, या अगर दानिस्ता तौर पे किसी की तरफ से कोई ऐसा फेल सरजद हो रहा है कि जिस पे बहुत बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं वो ख़ुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। एक तो वो अनासर जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में रेट कितनी है कानून की, उसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। इसी से बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम सियासी और मुआशी मंजरनामे के ऊपर बात करें, जो लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया है, अंडरपास में जिस तरीके से गाड़ियों ने रोका, एक गाड़ी को फायरिंग की गई और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसके ऊपर हमला किया, फिर बाद में उसका मौक़िफ़ सामने आया जैसे वो अपना असलहा छोड़ के भागे, उस ज़मन के अंदर क्या हक़ाइक़ मंजर आम पे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर, वो जो अंडरपास है, जो आपने फुटेज देखी है ना जी, अच्छा, आपने उस अंडरपास में कोई घर है? नहीं। कोई कमरा बनाओ छोटा सा? कोई भी नहीं। कोई शोरूम बनाओ? अंडरपास में क्या होगा सर? नहीं, मैं क्या वैसे ही नहीं। तो ये गाड़ियाँ कहाँ से निकल के आई? इतने गार्ड, राइफलें, डाले, ये गाड़ियाँ कहाँ से निकल के आई? वाया केनाल रोड ही आई ना। उस पूरे किनार रोड पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ पर पुलिस के नाके भी लगे होंगे, वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे। किसी ने नहीं देखा, किसी एक ने नहीं देखा कि ये जो डाला जा रहा है, एक नहीं डाला, ज्यादा डाले हैं, इनमें जो लोग हैं, क्या इसमें जो शख्स जा रहा है इसके पास तो इतनी ज्यादा करेंसी है कि उसे इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पेश आ गई? क्या वो एक ऐसी वीआईपी शख्सियत है कि उसकी जान की हिफाजत बड़ी जरूरी है? क्या वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिसके साथ ये सब कुछ जाना चाहिए? अब तक इन नतीजे के मुताबिक ना कोई वो सियासी शख्सियत है, ना कोई वो बहुत ऐसी शख्सियत है कि जिसकी जान को बहुत खतरा था और इतने सिक्योरिटी गार्ड उसे साथ लेने थे। अब गाड़ियां जहां से निकली वहां से लेकर उस अंडरपास तक, अगर वो नौजवान ना रोकता, अगर वो आगे से मुदाखलत ना करता, अगर वो एक गाड़ी को छोड़ के जिस तरह वो भागे, जिस तरह एक राइफल छोड़ के भागे, जिस तरह एक बंदा पकड़ा गया उनका, अगर वो नौजवान वहां मुजाहमत ना करता तो वो तो फिर पूरे लाहौर में जहां मरते जाते। सर, वो तो सीधा सीधा इक़दाम कत्ल था, जिस तरीके से उसने राइफल उसके सर पर मारने की कोशिश की। इक़दाम कत्ल नहीं, ये दहशतगर्दी है। यहाँ पर तो आप दहशतगर्दी का पर्चा इस तरह देते हैं जैसे आगे कागज पर आओ 780 लगाने का। आपको नहीं पता कैसे देना है? क्या वहां पर आपको इतना जमे का फील नजर नहीं आ रहा? अगर वो चली हुई गोली किसी और को लग जाती, यही होता ना कि बहुत से लोग खड़े हो और आप दहशत फैला दे। इससे बड़ी दहशत क्या थी? यानी पीछे सैकड़ों अफराद मौजूद हैं। इससे बड़ी कोई दहशत थी? तो फिर क्यों नहीं दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया? इब्तदाई तौर पे तो दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है। आप उसमें कोई अजाफी दफात लग गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन असल बात यह है कि ये भी छोड़ दें दहशतगर्दी का पर्चा, ये भी छोड़ दें। चले, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने सोशल मीडिया पे वीडियो चलती देखी, 15 पे कॉल देखी, एक्शन किया, पकड़ लिया, ओके। जहां से निकल के आए, जहां पे जा रहे थे, उस सारे रास्ते में किसी ने नहीं देखा। खुद एक पुलिस अफसर कहते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से देखा पूरे लाहौर सिटी में जो लगे हुए हैं, ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, उसकी मदद से हमने इन्हें ट्रेस आउट किया। तो वो कैमरे तो इसलिए लगे हुए हैं ना, वो कैमरे आपकी मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं लगे हुए, वो ये देखने के लिए लगे हुए कि लाहौर में कौन सी गाड़ी मशकूक है, किस जगह पर कोई चोर डकैती या कोई ऐसी वारदात हो रही है,
कहां पे लोग असला लेके सरेआम फिर रहे हैं, फौरी तौर पे कॉल चलती है, मुतलका थाने की पुलिस वहां पहुंचती है, इनका स्क्वाड वहां पहुंचता है, पकड़ता है उन्हें, पूछता है उन्हें। आपने पाबंदी लगा रखी है असले की नुमाइश पे, आपने पाबंदी लगा रखी है कि ऐसे नजायज गार्ड नहीं रखेंगे, तो फिर ये कैसे आ गए? राणा साहब, ये तो पूरा एक कल्चर है। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे कैंपेन चलती है कि आपको 2-3 लैंड क्रूज़र चाहिए, 4-5 डाले चाहिए, 15-20 गार्ड्स चाहिए, यहाँ से आपने गुजरांवाला का सफ़र करना है, वापस आना है, इतने लाखों रुपए आपका लगेगा। जो मैं देखता हूँ जी, कितनी गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ, अच्छा जी, गार्ड इतने गार्ड होने चाहिए, गाड़ियाँ कौन सी होनी चाहिए? ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। ये एक वाकया ना होता, इसकी कॉल ना चलती, सोशल मीडिया पे वीडियो ना बनी होती, तो इनमें से किसी ने पकड़े जाना था? सर, अब भी सवाल ये है कि क्या सिर्फ पकड़ा उस मजे वाली बात को, जिनको पकड़ा आपने उसकी फुटेज देखी? मैंने तस्वीर देखी सर, सिर्फ उसमें से किसी को हथकड़ी लगी हुई है? नहीं। सदके जमानत में ओ ताहिद पुत्र ने, ओ की ने, लाहौर के मालिक है वो इस मुल्क के जागीरदार है, वो इस मुल्क को पैसा देते हैं। क्या है वो कि एक मुजरम है, जुर्म करता है, सरेआम गोली चलाता है, दर्जनों अपने सिक्योरिटी गार्ड साथ देकर फिरता है, जब उनको पकड़ा जाता है तो उनको हथकड़ी भी नहीं लगाई जाती। यहां पर एक रेडी वाले से झगड़ा हो जाए किसी आम आदमी का, टक हथकड़ी। यहां पर किसी ने किसी का 500 रुपया देना हो, उसे पकड़े हथकड़ी। किसी ने किसी को कोई चीज देनी हो, लगा दो उसे हथकड़ी। तो ये आलम हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? यहां पे आपकी गाड़ी पे तो पीछे से गाड़ी मारे, पिस्टल निकाले, आप खामोश रहेंगे? ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं मेरे साथ वाकया हुआ। हमारे प्रोड्यूसर साहब के साथ किसके साथ नहीं हुआ? क्या करेंगे? मुझे समझाए ना, वो क्या था, वो क्या है? वो लाहौर के किसी खिराती इदारे का सरबराह है कि जनाब उसको हथकड़ी नहीं लगनी। खिराती इदारे का सरबराह है? यहां पर आप और अब्बास बप्पी को पकड़ लेते हैं कि जनाब इसने एक शिकार गलत किया है, एनु ला दो हथकड़ी। यहां पर आपको दिल करे तो सिंध के अंदर एक आप जतोई को पकड़ लेते हैं कि लगा दो हथकड़ी, फलाना चोरी का पर्चा है। और जिसने दहशत फैलाई वो तस्वीर में खड़ा है। ये क्या बात है? हथकड़ी लगाओ उसे उस मकाम पे लेके जाओ, लोगों को दिखाओ कि ऐसा जुर्म करने वाले का ये हाल होगा। इस मुल्क में मुजरम की कोई इज्जत नहीं होगी, इस मुल्क में मुजरम को सजा मिलेगी, उसे उसी चौक में सजा मिलेगी जिस चौक में उसने बदमाशी की। लेकिन मुझे दिखा देना, मुझे उस तस्वीर में दिखा दें। सोशल मीडिया पे वो तस्वीर चल रही है ना उस तस्वीर जी, तो उस तस्वीर में मुझे दिखाना चाहिए ने, हमें बताना चाहिए ने। वो तो सर खुशकिस्मती उस नौजवान की जिसने आगे से मज़ाहमत की और बच निकला, नहीं तो ऐसी सूरत हाल में तो सर उसका क्या? तो अब किस तरह बच गया वो? क्या वो बच गया? जो इतने बासर लोग हैं जिनकी बेले भी हो जाएंगी, इतने बासर लोग हैं कि जिनको हथकड़ी नहीं लग रही, इतने बासर लोग हैं कि इतने गार्डों के साथ फिर रहे हैं, इतने महंगे महंगे डाले हैं उनके पास, इतने महंगे इतने पैसे उनको देते होंगे, वो क्या अपनी इस नाकामी का बदला नहीं लेंगे? अपनी इस नदामत का बदला नहीं लेंगे? क्या पुलिस ने एक गार्ड दिया उस नौजवान को? क्या किसी ने बुला के उसे शाबाश दी? वेल डन, शाबाश दी उसे बुलाना चाहिए था, उसे शाबाश देनी चाहिए थी, और यह सबक देना चाहिए था कि इस मुल्क में जो जुर्म करेगा उसके सामने खड़े हो जाओ, मत इंतजार करो कि फलां आएगा, लेकिन तुम जुर्म ना करो, लेकिन जुर्म करने वाले को रोको, उसके रास्ते की दीवार बन जाओ, फिर दहशतगर्दी भी खत्म हो। मेरे जैसे कई होंगे जो मशवरा देने वाले होंगे कि यार ये आज तो कर लिया, आगे ना करें। मुझे नहीं पता, तुसी दे भी आए हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि यासर साहब ये जो हुआ है ये को ठीक हुआ है? हम बात करते हैं जी फलां जगह पे फलां हो गया, फलां जगह पे फलां हो गया, तो ये तो शहर लाहौर है, मेरी वज़ीर आला का शहर है, मेरे आईजी पंजाब का शहर है। यहाँ पर तो कम से कम इन लोगों को एक ऐसा इबरत का निशाना बनाना चाहिए था कि पता चलता। इनको पुलिस की गाड़ी में उस जगह पे चक्कर लगवाना चाहिए था, वहाँ पे उसी जगह पे 1 घंटा खड़ा करना चाहिए था हथकड़ी लगाकर। वहाँ से गुजरने वाले देखते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की,
ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को तोड़ा। ये वो लोग हैं जो यहां पर दहशतगर्दी फैला रहे थे। ये वो लोग हैं जो पुरअमन लोगों पर फायरिंग कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर कानून को अपनी नोक, जूते की नोक पे रख रहे थे। होना चाहिए था ना। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या करें? खत्म कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कल एक और उठेगा, उसके बाद एक और उठेगा, फिर उसके बाद एक और उठेगा, फिर रोजाना ये होगा, हर रोज ये होगा। आप नहीं रोक सकेंगे, आप नहीं कर सकेंगे। हमने चंद दिन पहले, मैं क्या बात आज मैं कह देता हूं, आज मैं करने दे, मुझे इजाजत है आपकी? एक बात, हमने निशानदेही की। वो एक चीना पुलिस वाला सिपाही है पुलिस लाइन में, चीता चीना नाम है उसका, चीता भी उसे कहते हैं। पता है उसके बाद क्या हुआ? रेड बढ़ गया। मुझे एक आला अफसर ने कहा किसी इदारे के कि जनाब ये खत्म हो जाएगी सारा कुछ। उसके बाद ये हुआ, एक दिन खत्म हुआ, अगले दिन रेड बढ़ गया। जहां पे 5 लाख देते तो उनको 10 लाख दो यार, टीवी दे आ गए, फलां कर लें फलां कर लें। ये तो आलम है, आप किस की बात कर रहे हैं? अब ये सूरत हाल है तो बेहतरी के इम्कानात किस तरीके से जो हैं वो आया हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, पाकिस्तान सियासी और मौजूदा मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं। पाकिस्तान की जो तमाम तर सियासी जमातें हैं, जिस तरीके से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की, तो उसमें क्या तमाम जो फरीकैन हैं मुश्तरका तौर पे एक हिकमत अमली तरतीब दे देंगे? क्या नज़रियात जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? क्या बात आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या ये देखा जा सकता है कि माजी करीब के अंदर जो कुदूरतें हैं उनको एक साइड पर रख के किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हों? माजी के अंदर भी बेशुमार मुआहदे होते रहे हैं, माजी के अंदर भी बेशुमार मफाहमतों की याददाश्तों पर भी दस्तखत होते रहे हैं, माजी के अंदर भी मीसाक होता रहा है। क्या ये असल वक्त है मीसाक का? क्या इससे आगे बढ़ा जा सकता है? और इसमें वो बुनियादी इकदाम कौन से हैं जो इस वक्त उठाए जाएँ तो उससे मुस्तकबिल की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मजमूई मंजरनामा जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब ने। ज़ुबैर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान में रिसेंट पास्ट में ये जो दिन गुजरे हैं इसके अंदर जो इंसिडेंट्स हुए और माजी करीब में जितने भी इंसिडेंट्स हुए, सियासी मामलात, मुआशी मामलात और ये इंसिडेंट्स, अगर इनको देखा जाए तो इसके देर पा असरात होंगे, दूररस असरात होंगे, और वो किस तरीके से हमें भुगतना है हमें अभी मालूम नहीं है। इस ज़िमन के अंदर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का तर्ज अमल, हुकूमत की तरजीहात वो सही समत में गामजन? देखिए, एक चीज़ है जिस पर कौन मुतफिक है और मुतफिक होना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का वाक़या था जो होस्टेज ट्रेन को होस्टेज बनाया और 400 से ज़्यादा जरगमाल किए गए। उसके बाद जो भी हुआ, इस बात से तो सब मुत्तफिक हैं और तमाम पाकिस्तानी यकजा हैं। और इससे ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, और जाहिर है बलूचिस्तान के हवाले से तो हमें सबको बहुत फिक्र थी। जो कुछ भी हो रहा था उसमें तो कोई दो पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही शिद्दत से पिछले 1-1.5 साल से खास तौर पर KP में और बलूचिस्तान में दोनों की नोयत डिफरेंट है, पर दोनों जगह जो दहशतगर्दी और जो भी वाक़यात हो रहे थे उस पर तो सारी कौम मुत्तफिक है। जो मसला आता है कि इसको किस तरह से ये हुआ क्यों है और इस वजह से इसका सोल्यूशन क्या, उधर जाके फिर डिसएग्रीमेंट होते हैं और होना भी चाहिए। बिकॉज ये कुछ जैसे ये कौम है 25 करोड़ लोगों की, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, वो भी हैं जो सियासत में हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, TV चैनल्स वाले हैं, आप लोग हैं। तो हर एक की अपनी पाकिस्तान ही के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सोचते हैं और सबका पॉइंट ऑफ व्यू मुत्तफिक नहीं हो सकता कि हम यहाँ क्यों हैं। हुकूमत है वो ये कहती है कि हाँ इसलिए हम हैं कि जी जो इमरान खान ने एक फैसला किया था तालिबान के हवाले से 3 साल पहले नहीं बल्कि 3-3.5 साल पहले, उसके ये असरात हैं जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी है। ज़ुबैर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके खिताब के बाद जो अब इजलास हुआ है कौमी असम्बली का, उसमें जो अल्फाज हुकूमत की बेंचों से या जो तनकीद अपोजिशन के बेंचों से हुई,
इसके बाद तो हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें क्या सारे इकट्ठे होंगे। इस पे तो सब मुतफिक हैं कि दहशतगर्दी का आत्मा होना चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत को अपने ताईं और अपोजिशन को अपने ताईं अपने अरकान को नहीं समझाना चाहिए कि इस पर तो यक आवाज़ हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मायूसी की बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कोई नतीजा निकलेगा। जितनी तलखियां बढ़ चुकी हैं, जितना ज्यादा एक आपस में जो एक दूसरे को लैक ऑफ ट्रस्ट है हुकूमत और ऑपोजिशन की तरफ से, और जिस हद तक पाकिस्तान जितना टेंशन में या अफरा तफरी में इस वक्त मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नतीजा निकलेगा कि सब इत्तेफाक भी करें। लेकिन आप बैठ भी जाएंगे तो इत्तेफाक तो देखा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अगर चीफ मिनिस्टर वहां बैठ के ये कह रहे हो कि इसका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं कैसे उनकी बात मान लूंगा? ये तो नहीं हो सकता कि मेरा कोई जहन नहीं है, कोई इंटेलेक्ट नहीं है, मैं सोच नहीं समझता, मेरी तजवीज़ जो है वो, अगर मेरी तजवीज़ हुकूमत की राय से मुख्तलिफ है तो वो गद्दारी के जुमन में वो तो सीधा फेंक देते हैं। और ये बड़ा मसला है ना कि भाई सबका कौन पाकिस्तानी ऐसा है जो समझता है कि जी पाकिस्तान में अमन नहीं होना चाहिए। सब नहीं सर, अगर आप ये समझते हैं कि तलखियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि जिसका कोई हल नहीं निकल सकता, तो सर फिर हल क्या निकाला जा सकता है? डायलॉग अगर नहीं करने बैठ के तो फिर कोई मुतबादिल भी प्लान हो सकता है? देखिए, अगर खुद एक इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जरदारी साहब जब 2010-11 वगैरह में प्रेसिडेंट थे, तो उसमें उन्होंने खुद एक चीज का एहसास किया था कि बलूचिस्तान के सूबे के लिए स्पेशल एक उनकी जो महरूमी है उसको दूर करने के लिए बलूचिस्तान पैकेज के नाम से उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें ये सब चीजें रिकॉग्नाइज की गई थी। अगर आप PMLN को ले लें और आप पुरानी तकरीरें मरियम नवाज की उठा लें या नवाज शरीफ साहब की उठा लें हुकूमत में आने से पहले की, उसमें बलूचिस्तान के बारे में क्या कहते थे? एक्सेप्ट करते थे कि जी हम हुकूमतों की गलतियां रही हैं, निगलेक्ट किया गया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। और आज आप मुड़ के ये मानने के लिए तैयार क्यों? तो फिर कैसे हल निकलेगा? लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा कहा, आज के दिन एक सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में है। वो जो गरीब आदमी है जिसको तालीम भी नहीं मिल रही, जो 17 साल से इंतजार कर रहे हैं, उसको तो जो भी भड़काएगा वो उधर चला जाएगा। और अगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इसका हल जो है एक तो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है और बाकी सूबों से ज्यादा बढ़ के अपलिफ्ट करने की जरूरत होगी ताकि उसको बराबर लाए और जो आम बलोची देखे। और दूसरा एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान फॉर वंस चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन एक सवाल सर, एक सवाल, आप भी हुकूमती ऐवानों में रहे, एक सवाल आपने कहा जी जिनको तालीम नहीं मिलती उनकी अप्रोच क्या होगी? पंजाब में कोटा सिस्टम है, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। आपको याद होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो फ़िदाई थी जिसने हमला किया था, शारी बलोच, पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन किया हुआ उसने वो थी, और उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो बाकायदा निसाब के तौर पे भी पढ़ते रहे। तो उन लोगों का फिर क्या करें? दूसरी बात, आपने ये कहा कि हुकूक उनको नहीं मिले, जितने दस्तयाब वसाइल के अंदर उनको हुकूक थे, आप समझते हैं कि उनके हुक्मरानों ने या वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने वो आवाम तक मुंतकिल किए और अपने खांचे नहीं लगाए? इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज ये है कि बिल्कुल बलूचिस्तान के अवाम के हकूक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं जब एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो आप इंडिविजुअल के कराची यूनिवर्सिटी में किसने क्या किया था, बट उससे क्या ताल्लुक है कि इस वक्त जितने भी सोशल इंडिकेटर्स हैं, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से ले रहे हैं, वो इतने पीछे हैं कि ऐसे लगता है कोई और मुल्क की बात कर रहे हैं और बाकी पाकिस्तान को बड़ा जबरदस्त नहीं है। तो अगर वो जन्म देता है एक इस किस्म की रिबेलियस थिंकिंग को जन्म देता है। और प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड, बलूचिस्तान इज वेरी रिच प्रोविंस मिनरल्स के हवाले से। अब अगर आप सिर्फ गवादर की एग्जांपल ले लें, आप रिकडिक की एग्जांपल ले लें, रिकडिक में क्या है? रिकडिक में आज से 30 साल पहले आइडेंटिफाई हुआ $200 बिलियन के एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं कॉपर और गोल्ड के। वो कहाँ हैं? वो ज़ाहिर है जमीन के नीचे ही पड़े हैं। तो उसका जो वहाँ के अवाम है वो तो कहते हैं कि इसलिए कहते हैं गैस वहाँ बहुत ज्यादा है, कहते हैं तेल बहुत ज्यादा है। भाई अगर ईरान के जो बॉर्डर पर लगता है बलूचिस्तान का हिस्सा, वहां से अगर तेल इतना निकलता है तो यहाँ क्यों नहीं निकलेगा?
तो बलोची तो वो फिर इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं कि ये जान के नहीं करते ताकि आपको बेनिफिट ना हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक चीज पहले रिकग्नाइज करने की जरूरत होती है कि हम इसको किस तरह से करते हैं। उसका मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बाहर की कुव्वतें भी शामिल होती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, सन 71 में हमने सबने बैठ के ब्लेम किया सोवियत यूनियन और इंडिया को, और वो थे भी इन्वॉल्व बहुत सी चीजों में जो विच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। बट आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम उन कुव्वतों को नहीं, बैरूनी कुव्वतों को नहीं ब्लेम करते, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हमने क्या किया था बंगालियों के साथ। जो हमारे फराइज हैं हम तो पूरे करें ताकि दुश्मनों को मौका ना मिले कि वो आके उसको फायदा उठा सकें। अच्छा जुबैर साहब, हो गया बलूचिस्तान के साथ, मान लिया कि उनको नई वसाइल मिले, फंड्स मिलते भी रहे, खा गए लोग वहाँ पे, करप्शन की इंतहा आपको भी पता है कि सरकारी मशीनरी से लेकर सियासी मशीनरी कैसे कैसे, और वहाँ पर सेनेट की नशिस्तें किस तरीके से जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स की वहाँ पे तल्लकदारी या सबसे ज़्यादा बलोचियों के लीडरों से तल्लक था, वो इंसान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। और मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट लेते, महमूद खान अचकज़ई साहब से लेकर हर दूसरे लीडर के साथ उनका तल्लक, अब्दुल मालिक साहब तक। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब किस पर खामोशी और मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ ना जाना क्या देखते हैं? एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा। 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे तो पीएमएलएन सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी 22 सीटों के साथ बलूचिस्तान की असेंबली में, तो उसको राइट था हुकूमत बनाने का, और जहरी साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की एग्जैक्टली जो सिचुएशन रही है उसको महसूस करते हुए उन्होंने डॉक्टर मालिक को ऑफर दी कि आप हुकूमत बनाए। उनके पास 8 या 9 सीटें थी और 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ कि जी 2.5 साल ये रहेंगे डॉक्टर मालिक चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल उसके बाद के लास्ट जो थे वो एक बहुत फंडामेंटल एक फैसला था, एहसास महरूमी को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ, और फिर उसके बाद 2018 में जब सेनेट इलेक्शन होने वाला था, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले उस वक्त क्या किया, एक रातों रात एक पार्टी जन्म लेती है, बाप पार्टी, रातों रात, और 22 में से 21 मेंबर पीएमएलएन के तोड़ के उसमें डाल देते हैं। और वो समझिए थपकियां एक दूसरे को दे रहे थे कि क्या जबरदस्त किया है कि पीएमएलएन को जीरो कर दिया। लेकिन बाकी पार्टी को वह जीरो करने के असरात फिर बहुत ज्यादा खराब ही होते हैं। तो उस वक्त तो हम सब चुप होते हैं ना, क्योंकि उस वक्त तो हम डरते हैं बोलते थे। और इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती, ना हुकूमतें इस तरह से बननी चाहिए, ना हुकूमतें इस तरह से चलेंगी। वो हमेशा सिविलियन बालादस्ती पर बिलीव करते थे, लेकिन पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में, 2.5 साल में वो सिविलियन बालादस्ती की जंग जो उन्हें इतने भरपूर अंदाज में लड़ी थी और जिसमें हमें सबसे आगे खड़ा किया था, वो बिल्कुल पीछे हट गए, और ये अफसोस की बात है। अच्छा सर, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नैप यानी नेशनल एक्शन प्लान जो है, ये वन जो है ये एग्जीक्यूट करवाया था या इम्प्लीमेंट करवाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, तो नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है ये शहबाज शरीफ साहब को एग्जीक्यूट करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात में फ़र्क है, ये शख्सियात की पॉलिसी में फ़र्क है? देखें, इस वक्त तो जो अफसोसनाक बात है, जब वो करवाया था 2014 में, जब पेशावर में एपीसी का हादसा हुआ था, तो वो हुआ था 16 दिसंबर को, और विद इन 8 डेज ऑफ दैट एपीसी बुला ली गई थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल इमरान खान, पीटीआई, ये वो धरना उस वक्त तक उन्होंने दिया था, धरना उन्होंने खत्म कर दिया था इसी इंसिडेंट के बाद। तो उसमें सारी पार्टीज थी, और एक दिन पूरा दिन रात के तकरीबन 11:30 बजे सुबह शुरू होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल थी, एक एपीसी 20 निकात एग्री किए गए थे, बिकॉज सीरियसनेस थी और मियां नवाज शरीफ उसको लीड कर रहे थे। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके भाई, उनकी अपनी कोई पॉलिसी, उनकी अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ना उनमें कोई इनिशिएटिव है, ना उनमें कोई सलाहियत है कि वो उस किस्म की चीज करें जो मियां नवाज शरीफ ने की थी। एंड वो एक अफसोसनाक बात है। इस वजह से मायूसी ज्यादा होती है कि मियां नवाज शरीफ पीछे बैठ के देख रहे हैं सब,
कि उनके भाई साहब जो हैं वो पहला कदम ही उठाने के लिए तैयार थे। अपने हुजरा को पहले 2 दिन तो चुप कराते। आप वो देख लें कि 16 दिसंबर 2014 को जब ये हादसा हुआ था, कोई 1-1:30 बजा था, अगले 1 घंटे में मियां नवाज शरीफ फ्लाई करके पेशावर जा चुके थे और उनकी इंसिस्टेंस पर शाम को ही जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको इकट्ठा किया गया, बाशमूल इमरान खान। अब आप खुद सोचें कि आपकी जब नीयत साफ होती है और जब आप अप्रोच इस तरह से करते हैं कि जी ठीक है हमारे सियासी जो इख्लाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हमने पूरी दुनिया को शो करना है, खासतौर पर पाकिस्तानी कौम को, कि हमारी तमाम लीडरशिप जिसमें अस्करी क़यादत की है और सिविलियन क़यादत की है, हम सब एक साथ हैं और 20 निकात उसी का नतीजा था कि वो बने थे और वो इम्प्लीमेंट भी हुए थे। लेकिन जाहिर है उसके बाद बहुत सी दूसरी चीज़ें हो गई। शख्सियात का फ़र्क लगता है आपको और हालात का भी फ़र्क लगता है आपको, और इस वक्त जो पीछे बैठ के खामोशी इख्तियार किए हुए मियां नवाज शरीफ साहब, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ग्रेशियस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे पे जिस तरीके से ज़ुबैर उमर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने हवाले दिए हैं माजी की पॉलिसीज़ के और अब की पॉलिसीज़ के, उन पॉलिसीज़ में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, पार्टी के नुमाइंदा जो लोग हैं वो किस नज़र से देखते हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले किस नज़र से देखते हैं, और आने वाले दिनों में मजमूई तौर पे हमें किन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस करने की ज़रूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अब्दुल क़य्यूम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़ुबैर उमर साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान जो 1 था, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लागू किया था और उनकी सरपरस्ती में बातचीत आगे बढ़ी थी, जिस तरीके से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस तरीके से वो ख़ुद गए पेशावर के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से पैगाम दिया, अब उनको वो पॉलिसी दिखाई नहीं देती और उनको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब बस पीछे बैठे खामोशी से सारा निज़ाम तक रहे हैं। आपको भी यही लग रहा है या आपको लग रहा है कि अब के हालात मुख्तलिफ हैं, उस वक्त और थे? नहीं, देखें उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे ना, और उन्होंने अपनी उनकी क़यादत में सारी जमातों को इकट्ठा किया बशमूल तहरीक इंसाफ। आपको याद है कि इवन इमरान खान साहब उस मीटिंग में गए तो सही, लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था। अफवाज पाकिस्तान के लोग भी थे। फिर तकरीबन ये 20 पॉइंट्स के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान बना और आपने देखा कि उसका इम्पैक्ट हुआ। उसमें एपेक्स कमेटीज बनी और एपेक्स कमेटीज की चेयर करते थे हर सूबे में जाके प्राइम मिनिस्टर खुद। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव था। आपने देखा सिमें बंद हुई, बहुत से अकाउंट्स फ्रीज हुए, हेट स्पीचेस जो है वो रुकी और बहुत कुछ होता रहा। तो उसका रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह के करम से आपने देखा कि चुन चुन के, वरना सिचुएशन कितनी खराब थी कि लोग कहते थे मारगला के ऊपर भी ये जो है मिलिटेंट्स वो पहुंचे हुए हैं और बच्चों के ऊपर अटैक किया और कोई जगह भी सेफ नहीं थी। आप यहाँ तक के आप ये सोचें कि मैरियट पे हमला हुआ और बड़ी तबाही हुई। और इन एडिशन टू दैट जो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं परवेज मुशर्रफ साहब, जो चीफ ऑफ स्टाफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, कमांडो भी थे, एक एक रूट पे 3-3 दफा हमले हो रहे थे। तो अल्लाह का करम है वो सब कुछ कंट्रोल हो गया और वो एज डीप एज पंजाब और लाहौर और कराची हर जगह के ऊपर वो था। तो इसलिए अभी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा। नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा आपको रीएक्टिवेट करना होगा। आपने जो गलती की वो ये की कि वो टेररिस्ट को 100 जो टेररिस्ट थे उनको जेलों से निकाल के तो वापस किया इस सोच के साथ कि शायद मसला हल हो जाएगा और उनकी वो लोग वापस आए। तो आपको पता है कि पहले भी आपके पास ये कैदी हैं, बहुत से मुहाजिरीन हैं, तकरीबन 3 to 4 मिलियन, उसमें कुछ रजिस्टर्ड हैं कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। तो ये भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। और फिर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है 2600 किलोमीटर लंबा और वो पोरस है और उसके अंदर हमारी तरफ को 1200 पोस्टें हैं और उस तरफ जो अफगानिस्तान की तरफ कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं ये TTP वगैरह को और वो आके हमले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। रियासत के खिलाफ ये दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। जनरल साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये मुल्क है तो सियासत है,
इस मुल्क के आगे ना कोई सियासी जमात है, ना कोई सियासी लीडर है। लेकिन मुझे एक बात समझा दे, जब भी कुर्बानी देने की बारी आती है तो हमारे फ़ौज पाकिस्तान के जवान कुर्बानी देते हैं। जब भी किसी ऑपरेशन की बारी आती है और वो ऑपरेशन जो इंतहाई ख़तरनाक होता है तो हमारे जवान उस पर आगे होते हैं। जब भी मुश्किल आए, सैलाब आए, कोई चीज़ भी आए तो हमारी फ़ौज जो है उसके जवान सबसे आगे होते हैं। कुर्बानी वो देते हैं, मुसीबत वो सहते हैं, सरक वो सहते हैं। लेकिन सियासतदान जो है, जिनको हम इक़्तिदार देते हैं, जिनको हम इख्तियार देते हैं, आप मुझे बताएं कि जिस वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं, कोयटा ये जाफर एक्सप्रेस वाला, आपको क्या कोयटा रेलवे स्टेशन पर कोई एक सियासतदान किसी सियासी जमात का नजर आया आवाम को वहां पे हौसला देने के लिए? कोई एक शख्स नजर आया जो ये कहता हो कि जनाब हम ये करेंगे, हम जनाब हम बिल्कुल सब कुछ ठीक करवा लेंगे? ये तो अगर हमारी फौज ना जाती तो क्या इनके आसरों पे रहते तो कुछ हो सकता था? बिल्कुल ठीक राना साहब, आप बिल्कुल यू आर हिटिंग दी नेल ऑन दी हेड। आप देखें कि ये तो कई लोग जो बेरा रवि का शिकार हैं वो एक नफरतें फैलाने में मसरूफ हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अफवाज पाकिस्तान खुदा के करम से अगर दुनिया में कोई 150 मुल्कों के पास फौज है ना, उसमें मेरिट के ऊपर, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, कम्बैट वर्दीनेस में, बहादुरी में हमारा 8वां नंबर है, पहले 10 के अंदर हम हैं। अदरवाइज आप देखिए कि करप्शन में वो नहीं है, वो हमें कहते हैं आप 135 थे 138 हो गए हैं, आप जुडिशियल। मैं यही तो चाहता, यही तो पूछता हूँ कि यही तो मेरा सवाल है, करप्शन करे सियासतदान, लूटमार करे सियासतदान, इक़्तिदार का मजा लूटे सियासतदान, कुर्बानी दे पाक फौज, कुर्बानी दे एफसी का जवान, कुर्बानी दे पुलिस का एहलकार, तो फिर इन लोगों को भी तो पूछे ना, फिर इन लोगों का इक़्तिदार में बैठने का क्या काम है? देखिए राणा साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का एक आईन है ना, उस आईन के मुताबिक आपने एक सिस्टम चुना है, पूरी कौम ने मिल के कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हम इसको आगे चलाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की ड्यूटी तो अल्लाह के करम से मुल्क की सलामती के लिए है और उसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि हमारे जवान अपने खून देते हैं, लेकिन इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए सोल सर्चिंग पॉलिटिकल लोगों को और पूरी कौम को भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो एक यलगार अफवाज पाकिस्तान पे हो रही है ना। आप ये देखें कि हर तरफ से बाहर से हनूदो यहूद के पैसे के साथ सब कुछ करके हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, अफवाज के ऊपर ये लोग वो कर रहे हैं, तो वो क्या, लेकिन ये वक्त है इत्तेहाद का, ये वक्त है मिल के आगे चलने का। अब मैं तो खुद एक सोल्जर हूँ, मैं वॉर वेटरन हूँ, मैं जंग के अंदर मैंने हिस्सा लिया, मैंने पूरा अपनी आर्मी का उतार चढ़ाव देखा है। मैं बखुदा आपको बताता हूँ, रमजान का महीना है, मुझे मोइन कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो वो कहने लगे जनरल साहब आपने ये सिविल लाइफ भी देखी है और मिलिट्री भी देखी है, ये देखिए इसमें कितनी आसूदगियां हैं, क्या हैं। मैंने उनको कहा कि खुदा की कसम सर, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मेरी पहली प्रेफरेंस पेशा सिपाहगरी होगा। उसकी वजह यह है कि ये बेलोस है, ये मनी मेकिंग नहीं होता, इसमें हम वॉलंटरली हमारी फौज खून देती है अपना। तो ये एक प्रोपेगेंडा अभी भी देखे ना, ये इन्होंने कितनी बहादुरी की। ये तो आसान काम है, एक टनल के अंदर फिर ट्रेन और फिर ट्रेन के डब्बों में मिलिटेंट्स और उनको आप मार दें और लोग बच जाएं। ये तो स्किल है आपकी SSG है, आपका सब कुछ है। लेकिन ये लोग जो है कोई क्या, मैं बहुत से वीलॉग सुन रहा था, ऐसे मतलब नफरत हो जाती है कि आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि आप सारा मलबा अपने मुल्क के ऊपर, अपनी क़यादत के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और दूसरों को मुबर्रा करते हैं। ये देखें पूरी दुनिया में दहशतगर्दी होती है, हमारे 400 बंदे उन्होंने ट्रेन में अगवा किए हैं, अमेरिका के अंदर 4000 बंदों को उन्होंने हलाक किया है 9/11 के बाद। इसी तरह बैरूत में 200 उनके सुपके, 5 दफा ये ट्रेनें जो हैं वो अगवा हुई हैं और हाईजैक हुई हैं, उसके अंदर भी, चाइना के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, हॉलैंड के अंदर भी। तो हमने तो अल्लाह के, और ये 18-20 दिन वो उनको छुड़ा नहीं सके।
हमारा तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन हो गया और उनको बिल्कुल उनको अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा। जनरल साहब आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ वीलॉग्स का हवाला दिया या मुख्तलिफ बातों का हवाला दिया, अब आप ये देखिए कि इस मौके के ऊपर बहुत सारे नज़रियाती इख्तलाफात होंगे, आपके मुझसे होंगे, मेरे आपसे होंगे, पॉलिसी से इख्तलाफात होंगे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जिनसे इख्तलाफात हैं आप उन पर भी तानाजनी करते रहें। ये पैगाम देने की निस्बत के आएँ इस वक्त बैठते हैं, बैठ के बात करें, हम जो है एक इनके ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार करें ताकि हम मजबूती का पैगाम दें। लेकिन हमारे बेशुमार मिनिस्टर्स जो हैं वो भी दूसरों पे तानाजनी करते रहे। आज DGISPR की आप प्रेस ब्रीफिंग देखें, वो टू द पॉइंट थी। अब ये हुकूमत को नहीं समझ आती कि ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट आपने बहुत सारी बयानात पहले दिए हों, इधर भी आके आप अगर उसी को हवा देने की कोशिश करें तो फिर बेहतरी क्या हो सकती है? या देखे ना, हमारे अंदर राना साहब वो जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी या बलूगत है ना, और जो स्टेट्समैनशिप है, और जो एक खौफ खुदा होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स के ऊपर आप सियासत करें, उसका फुकदान है। हम ये चाहते हैं इख्तदार में या मैं हूं तो या कुछ भी ना हो, और कोई हुक और कुरुक से इख्तदार तक पहुंचूं और फिर उस पर कब्जा करके रखूं। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चलते। हमारी फौज ने तो हर स्टेज के ऊपर कुर्बानी दी है, और मैं गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, जंग का गवाह हूँ कि हमारे लोग अपनी कुर्बानियों के लिए आगे जाते हैं। बिल्कुल वो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना कि अपने बच्चों को यतीम करते हैं, हमारे बच्चों को बचाते हैं, अपनी बीवियों को बेवा कर देते हैं, हमारी बहनों की जो है उनकी हुर्मत को वो बचाते हैं। तो इसलिए ये अभी और किसी तरीके से भी ये मौका है। देखिए 3-4 चीजें हैं जिस पे कौम को इकट्ठा है होना चाहिए। नंबर 1 इज कश्मीर कॉज, नंबर 2 इज न्यूक्लियर डिटरेंस हमारा, नंबर 3 इज CPAC, नंबर 4 इज टेररिज्म के खिलाफ जंग। इसके ऊपर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। और बजाय इसके कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये लीडर कहें कि हम पूरी कौम मुतहिद हैं, हमारे बेगुनाह लोगों को कैसे आई जाए, कि ये कभी कहेंगे सिक्योरिटी लैब्स है, वो कैसे चला गया, उधर कोई बंदा नहीं था, उधर कोई, ये इतना बड़ा मुल्क है, इसके अंदर और बॉर्डर आपके पोरस हैं। जन्नत साहब यही बात हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान का एक आइन है, उसी पाकिस्तान के आइन ने यह कहा है कि ये जो हुक्मरान है ये हिफाजत करें। उसी पाकिस्तान के आइन ने कहा है कि हुक्मरान जो है जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो अदा करे। उसी पाकिस्तान के आइन ने कहा है कि जब मुल्क को ज़रूरत पेश आए तो सबसे पहले हुकूमत जो है, जो स्टेक होल्डर है, वो आगे बढ़े और सबको इकट्ठा करे। तो आपने 2-3 दिन असम्बली का इजलास नहीं देखा? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इजलास नहीं कुछ और हो रहा है। बिल्कुल ठीक राना साहब, बिल्कुल ये हमारी असम्बलियों के वकार को बहाल करने के लिए भी ये इन लीडर्स का जो अपना सोच है उन चीजों को सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि आप बचपने की तरह एक दूसरे के ऊपर लपके। और इनको ये नहीं पता कि अगर आप खड़े हो जाए ना ऐसे मुश्किल वक्त में इकट्ठे होके, तो आपका कद काठ और बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर हैं तो आप ये कहेंगे कि मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है, अभी इन लोगों के पीछे, हम हुकूमत के पीछे, हम अपनी फौज के पीछे हैं, लेकिन ये फिर उसमें कीड़े निकालते हैं और कुछ न कुछ। अभी आप देखें कि जितने ये अकाउंट्स फॉरन जो एक्टिवेट हुए थे, 18,000 अकाउंट्स ऐसे थे जिसके अंदर इंडियन थे, अफगानी थे, और अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल अकाउंट अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी का था, जिसके अंदर से ये इधर से उसके अंदर करते हैं। ये चीजें जो है मुल्क को, देखें रियासत है राना साहब तो हम सब हैं, बिल्कुल रियासत नहीं है तो ना आपका कोई सूबा है, ना आपका कोई प्रोफेशन है। खुदा के लिए ये बात सीखे, क्या मुसलमानों की हालत है इंडिया के अंदर, ये कोशिश करें। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने आज भी कोशिश की है, कल भी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। आप भी बहुत करीब है हुकूमत के, आप भी उन्हें समझाएं कि खुदारा इस मुल्क के लिए सब इकट्ठे हो जाएं, सियासत बाद में होती रहेगी। बिल्कुल ठीक, सो नाइस जी राना साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दिग्गज इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगर बात की जाए तो इस सियासी मंजरनामे के आगे बढ़ने में इम्कानात किस हद तक हैं? अभी जो अगर अपोजिशन को देखा जाए तो उसका इत्तेहाद जो है वो किन मराहिल में है?
ईद के बाद अपोजिशन का ऐलान क्या हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब ने। अली सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, बहुत सी मीटिंग्स पहले हुई, कुछ मीटिंग्स के अब भी चर्चे हैं, कुछ मीटिंग्स जो हैं वो ईद के बाद होनी है। अभी तक ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है ये अपने मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा, या आप समझते हैं कि अब उसमें बहुत सारी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो चुकी हैं, अभी उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं? जी यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में बुलाने का। यासिर साहब, ये भी मुझे बारे में इसलिए कहना था कि मीटिंग्स तो और जिस तरह मुल्क अलायंस बनेगा भी, लेकिन क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ जो मीटिंग्स में शामिल होती है, और बहुत सारी चीजें वक्त से पहले हमारी अपनी जो निगोशिएशन या डिस्कशन टीम है वो भी अभी ज्यादा ओपनली नहीं कर रहे, बट दे आर वेरी होपफुल कि ईद के बाद ये अलायंस बनेगा। और अगर अलायंस जिस लेवल का भी बनता है, हमारा मौकफ तो वही है जो बड़ा क्लियर है। एहतजाज की बात हो रही है ईद के बाद, और मुल्क के हालात भी जिस तरफ जा रहे हैं, लोग जिस तरह जनरली महंगाई से, बेरोजगारी से, मुल्क के हालात से, हर चीज से ही तंग है। ऊपर से जो दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, गवर्नमेंट का तो कंप्लीट फेलियर हो चुका है। तो आई एम वेरी होपफुल कि ईद के बाद आपके सामने सिचुएशन आएगी, लेकिन अभी कबल अज वक्त होगा, मैं उस पर कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि आई थिंक करना चाहिए भी नहीं है अभी। लेट थिंग्स अनफोल्ड ऑन देयर ओन। अच्छा, आपने अभी बात की, अभी आपने बात की दहशतगर्दी एक नासूर है, और खान साहब ने वाज़ेह तौर पे इसमें कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में हम हुकूमत का हर अदारे का साथ देंगे, क्योंकि दहशतगर्दी हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर बाकायदा कोई ख़त लिख रही है, या हुकूमत से रब्ता करेगी, या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ को बुलाएगी? क्या इस पर हिकमत अमली बनाई है? राणा साहब, ये काम हुकूमत का है कि वो अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती थी, पीटीआई का काम नहीं है खत लिख के कहना कि जी आप हमें शामिल करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सीरियस है, पीटीआई हुकूमत को पैगाम तो देगी ना। नहीं, हमारा देखिए, हमने तो दहशतगर्दी के ऊपर हमारा मौकफ तो बड़ा क्लियर है, हम तो उसको कंडेम भी करते हैं और ओपनली कहते हैं कि इसके लिए हमें हुकूमत के साथ ये हुकूमत को हमने कभी हुकूमत माना नहीं, लेकिन इस मामले में अगर हमें इस हुकूमत के साथ भी बैठना पड़ता है जो कि इलेजिटिमेट है, हम फिर भी बैठेंगे, बिकॉज ये एक नेशनल इशू है और हम सब समझते हैं कि ये एक नासूर है। और खासतौर पर डीजी ISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है और सारा कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे मुल्क की इस वक्त जो हालत है, पिछले 3 दिन जिस तरह गुजरे हैं, वो इट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और जो आगे जो इस वक्त KPK के हालात हैं, जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, इन चीजों को बड़ा सीरियसली देखने की जरूरत है। और PTI बिल्कुल वेलकम करेगी ऐसी किसी पेशकश को जहां पे PTI से किसी की मुशावरत में PTI को शामिल किया जाएगा। लेकिन मुझे गवर्नमेंट का रवैया देख के लगता नहीं कि वो इस मामले में सीरियस हैं कि वो PTI से कोई इनपुट लेना भी चाहे। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI है, विच हैज द मैक्सिमम पब्लिक सपोर्ट, और हम ही पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनके पीछे अवाम खड़ी है। और अवाम की नुमाइंदों को जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है ऑल ओवर पाकिस्तान, किसको नहीं पता कि PTI पूरा मुल्क स्वीप कर चुकी हुई है। ठीक है, बाद में फॉर्म 47 पे और लोग आके बैठ गए असेंबलियों में। PTI की इनपुट के बगैर हमारी मेरा ख्याल है बड़ी वैल्यूबल इनपुट होगी। लेकिन जो रवैया हमने असेंबली में देखा ख्वाजा आसिफ की तकरीर में, जिस तरह उन्होंने PTI को ब्लास्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कल असेंबली में जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब बोले, और उससे पहले परसों जब का ये एक्चुअली वाकया है, उस दिन भी हमने हुकूमत का रवैया देख लिया कि क्वेश्चन आवर सेशन में बार बार हम प्रोग्राम्स में ये कह भी रहे हैं, और हम पे बार बार कहा जाता है इन्होंने कंडेम नहीं किया। हमने स्टार्ट ही कंडेम करने से किया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने शोहदा की फैमिलीज के साथ खड़े हैं, हम अपनी अफवाज को खराज तहसीन भी पेश करते हैं जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को किया। और ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है हमारी अफवाज को लेटर ऑन। लेकिन जस्ट टू इम्प्रूव द थिंग्स
द पर्पस इज नॉट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन हम अपनी भी रोज दुरुस्तगी करते हैं। हमसे हजार की किसी जगहों पे अगर किसी जगह कोई गलती हो या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो होनी चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा नेशनल इशू है और सिक्योरिटी इशू है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि उस गुफ्तगू के अंदर माजी को कुरेदना होगा, माजी के ऊपर तबसरा करना होगा, या फिर सिर्फ मुस्तकबिल का रोड मैप तरतीब देना होगा? नहीं, मुस्तकबिल का रोड मैप एक पॉलिटिकल, बाकी जो मुल्क के अंदर ये जो इलेक्शन चोरी हुआ या जो खान साहब के साथ हो रहा है या जो हमारे साथ हो रहा है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब इन चीजों से भागना होगा तो वो तो हम नहीं भागने देंगे, ना हम उन पे बात करेंगे। अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर अगर कोई बात होती है, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू बलूचिस्तान या KPK, उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क का सवाल है, हमें उनके साथ हजार इख्तलाफ होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर मामले के ऊपर हम बिल्कुल गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट संजीदगी से करे। लेकिन उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट हमें ब्लेम करना तो छोड़े। अब खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान के हालात के लिए PTI जो कि एक ऑपोजिशन जमात है, हम तो नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहां पे बयान जारी किए उसके बाद अब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुनाए, कहां से लगता है कि उनमें कोई संजीदगी है या ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई डिफेंस मिनिस्टर होने का अच्छा सबूत दिया है? मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अली भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI के साबका बयानात पर माजरत करने का कहा है कि ये माजरत करे उस पर, और ये क्लेम कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं, मौलाना साहब की तरफ से ये क्लेम नहीं है। मौलाना साहब की तरफ से यह है कि जो साबका हुआ हमने भी किया, उनकी तरफ से भी हुआ, सारा मामला ख़त्म हो गया। मौलाना साहब ने भी कई दफ़ा उस पर ये बात कर चुके हैं। तो क्या ये कुछ राना साहब, ये तो सवाल ही आप मुझे बताएं कि राना साहब का बयान इख्तियार वली साहब ने देना है? उन्होंने मौलाना साहब ने अगर बात, उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा तो इख्तियार वली ने क्या कहा, उसकी क्या रेलेवेंस है? अच्छा, एक बात तो बताएं, असेंबली में आप बैठते हैं, अब तो परवेज खटक साहब भी आपके पास बैठते हैं, तो बातचीत होती है? पूछा परवेज खटक साहब से? नहीं, हमारे पास नहीं बैठ, नहीं आपके उसी असेंबली में बैठते हैं वो हमारे पास नहीं, हम नहीं पूछते। सबको पता है, जिन बातों का हमें पता है वो हमने पूछ के क्या करनी। हमें पुराने भी हमें सवाल बनाए सवाल क्या करें, हमें किसका नहीं पता। हमें परवेज खटक का नहीं पता, हमें ओम चौधरी का नहीं पता, हमें खिची साहब का नहीं पता, हमें किसका नहीं पता। हमने क्या सवाल करने उनसे, उनका ईमान उनके साथ। अच्छा यासर सवाल करेगा, मेरा एक आखिरी सवाल है, ये शेर अफजल मावरत जो है ये बड़ी आजकल रोजाना आप नई से नई उनकी टॉक देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्हें मनाने की, चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की, या आपने छोड़ दिया इन्हें कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए? देखें जी, शेर अफजल हमारा कुलीग रहा है, हमारी जमात का हिस्सा रहा है। अब शेर अफजल को अगर पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का है तो खान साहब के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई वजूहात होंगी। हमें कई दफा पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर शेर अफजल साहब को वार्निंग्स दी गई कि आप जरा थोड़ा सा कोई हर दफा को नया तमाशा ना कर दिया करें, लेकिन वो उससे बाज नहीं आते रहे। और हमने बड़ी दफा उनसे अपोजिशन लॉबी में जब PTI के बैठते थे, हमने भी गिला किया, बड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग बातें, अजीबोगरीब किस्म की बातें शेर अफजल साहब करते रहे और वो नहीं रुकते रहे। मुतअद्दिद वार्निंग्स के बाद अब पार्टी ने एक फैसला किया है, तो उसके बाद तो अब ये खान साहब भी सोच सकते हैं। हमारी तो इसमें कोई से नहीं है कि शेर अफजल के साथ सुलह होनी है कि नहीं होनी। हमारी तो शेर अफजल से लड़ाई कोई नहीं है। हाँ, शेर अफजल ने कल असेंबली में तकरीर की, उन्होंने अच्छी तकरीर की, हमने उनकी तारीफ भी बड़ी, उन्होंने बोल्ड तकरीर की। वैसे ठीक है, हमने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन हमने तो शेर अफजल को कभी भी बुरा भला नहीं कहा। वो कहते हैं निकाला इन्होंने, जाऊंगा अपनी मर्जी से। अगर शेर अफजल, मरवत, अकबर, बाबर पार्ट 2 बन गए तो वो वैसे तकरीबन बने ही हुए हैं। बन गए क्या मतलब? नहीं, कानूनी वो तो अकबर बाबर तो कानूनी मंजरनामे पे बने हुए थे ना। ये असेंबली में बने हुए जो उस दिन कहते हैं कि जी नवाज शरीफ और दोनों ये पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, बड़ा अजीब किस्म का बयान था। उस पर हमारे कुछ एमएनए ने फिर कहा, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, फिर मरी जाके नवाज शरीफ के साथ बैठ के ये बात करें। वो दोनों इकट्ठे बैठ के कहते रहे। अब वो इस बात पे भी गिला कर रहे थे असेंबली के अंदर, हमारे जो दोस्त हैं मैंने उनसे कि यार तुमने क्या बयान दे दिया कि नवाज शरीफ के साथ बैठ के पीटो, या वो भी यही पीटता है। तो फिर उन्होंने भी आगे से कहा आप ऐसा बयान ना दें। जब आप इस किस्म का बयान देंगे
तो आपके लिए क्या किसी की सिंपैथी होगी कि नवाज शरीफ के साथ बैठ के आप उसकी भी मिसाल देने की, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आप कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, तो बस इस पर आप में नवाज शरीफ में क्या फर्क है? नहीं, इस वक्त आपको ये लगता है कि वो जो बोल रहे हैं उसका फैसला तो खान साहब ने किया और खान साहब ही फैसला करेंगे कि उनका पार्टी में रहना बनता है या नहीं बनता है, वापस लेना है? हमारा फैसला नहीं। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।